हाँ भाई, क्या हाल चाल मेरे सभी शेर शेरनियों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिखर बैच में। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। बच्चों, आज आपकी 14वीं क्लास है, यानी कि इसके पहले 13 क्लास हो गई हैं। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर एक बैच लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शिखर बैच। बच्चों, ये जो बैच है 2025-26 सेशन के लिए है, हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, चाहे वो बिहार बोर्ड से हो, चाहे वो एमपी बोर्ड से हो, चाहे जिस बोर्ड के हों, बस उनका माध्यम जो है वो हिंदी माध्यम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और बच्चों, जिस प्रकार से आपको पेड बैच में नोट्स दी जाती है, डीपीपी दिया जाता है, वो सब कुछ आपको इस बैच में फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में बच्चे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। तो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे सर? राउल्ट का नियम। अरे सर, इसके पिछली वीडियो में भी तो राउल्ट का नियम पढ़ाए थे। अरे रुको जरा, थोड़ा सा सब्र करो बेटा। इसके पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ाया था वो राउल्ट का ही नियम था, राउल्ट का नियम था। लेकिन दोस्तों, वो जो नियम था ना, वो सिर्फ दो द्रव के लिए था। किसके लिए था सर? दो द्रव के लिए था। ठीक है, दो द्रव के लिए था। और हमने आपको इसमें सूत्र पढ़ाया था, पी बराबर PA0 XA प्लस में PB0 XB। लेकिन सर, आज जो हम राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज जो हम राउल्ट का नियम पढ़ने वाले हैं वो नियम क्या है पता है? वो नियम है ठोस द्रव के लिए। किसके लिए सर? ठोस द्रव विलयन के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। सर, ये ठोस द्रव विलयन के लिए क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी आप समझ जाएंगे। अभी तो मैं बता रहा हूं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है बच्चे, राउल्ट का ही नियम है लेकिन ठोस द्रव विलयन के लिए है। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं। राउल्ट के नियम से दो चीजें बहुत जरूरी निकल के आती हैं। पहला क्या है दोस्त? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि पढ़ाने क्या वाले हैं। जरा ध्यान से देखना, अभी शुरू से आखिरी तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप पिछली क्लासेस को देखे हैं तो। और दूसरा क्या पढ़ेंगे बच्चे? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चे, ये दो टॉपिक्स हमको पढ़ना है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ से सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को, कंसंट्रेट होके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सर इस वीडियो में क्या कवर करेंगे। वाष्प दाब में अवनमन तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, आप टेंशन ना लीजिए। लेकिन बच्चे, अब इसको देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, रिविज़न करवाना चाहूँगा। तो पिछले क्लासेस की बातें हैं उनको आप समझ के चलेंगे, रिलेट करके चलेंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है डियर, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखो, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि एक बर्तन है। क्या है बच्चे? एक बंद बर्तन है। ठीक है, इस बंद बर्तन में क्या है मेरे भाई? दो द्रव हैं। क्या है बच्चे? दो द्रव हैं। ठीक है बच्चे, दो द्रव हैं और दोनों द्रव वाष्पशील है। क्या है सर? वाष्पशील है। जैसे मैंने बोला था कि मान लीजिए द्रव A है और इसमें क्या है बच्चे? द्रव B है। ठीक है, दो द्रव हैं, दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। अब ये वाष्पशील का मतलब क्या बताया था मैंने? बोलो बोलो बोलो। मैंने आपको बताया था कि सर ऐसे द्रव जो वाष्प बनाते हो, मतलब जिनको गर्म करने पर भाप बनती हो, गैस बनती हो, उन्हें वाष्पशील बोलते हैं। तो जो हमारा दोनों द्रव है ना बच्चे, वो वाष्पशील है। और भैया दो द्रव को हमने मिला दिया तो फिर इसके मिश्रण को हम क्या बोलेंगे सर? समांगी है, तो फिर क्या बोलेंगे सर? विलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? विलयन। यानी कि हमारा विलयन बन गया। अब मेरे बच्चे, अगर दोनों के दोनों वाष्पशील हैं, इसका मतलब क्या है कि सर अगर इन दोनों द्रव को हम गर्म करेंगे, तो सर गर्म करने पर जो वाष्प बनेगी, जो भाप बनेगी,
वो दोनों का बनेगा, यानी कि सर जो वाष्प बनेगी वो दोनों की बनेगी, यानी कि सर ए का भी बनेगा और बी का भी बनेगा। और जो यहाँ पे दाब आएगा उसी को हमने राउल्ट का नियम बोला था, पीटी बराबर हमने क्या बोला था, पी ए प्लस पी बी बोला था। यही बोला था कि नहीं बोला था सर? बिल्कुल बोला था कि सर ए का भी वाष्प दाब आएगा, बी का भी वाष्प दाब आएगा। ठीक है, फिर बाद में हमने डेरिवेशन करके आपको बताया था कि सर टोटल जो हमारा प्रेशर आता है, विलेन का जो वाष्प दाब आता है वो पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पी बी नॉट एक्स बी आता है। ये हमने डेरिवेशन करके बताया था। ठीक है बच्चे, पिछली क्लासेस को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चे, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है सर। सर आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बस यहीं से कहानी का ट्विस्ट आता है। अब ध्यान से देखिएगा। अभी तक हमने जो बर्तन लिया था डियर, अभी तक हमने जो बर्तन लिया था उस बर्तन में दोनों के दोनों द्रव थे। क्या था बच्चे? दोनों को दोनों द्रव था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है हमको, इसमें जो है ना एक द्रव लेना है और एक बच्चे ठोस पदार्थ लेना है। क्या लेना है सर? ठोस पदार्थ लेना है। ठीक है, ठोस पदार्थ लेना है। जैसे हमने क्या ले लिया सर? जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, इसमें पानी ले लिया और थोड़ा सा पत्थर ले लिया, बालू ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया सर? बालू। अब बेटा जब किसी बर्तन में तुम पानी और बालू को ऐड करोगे, सॉरी किसको ऐड करोगे सर? पानी और बालू को ऐड करोगे तो बेटा पानी तो तुम्हारा द्रव है जो वाष्पशील है। कैसा है सर? सर वाष्पशील है। सर ये हमारा वाष्पशील है, यानी कि सर वाष्पशील का मतलब जो वाष्प बनाएगा। लेकिन सर जो बालू है ये अवाष्पशील है। क्या है सर? वाष्प, अरे ये क्या हो रहा है? वाष्पशील है। ठीक है, यानी कि सर ये भाप नहीं बनाएगा, वेपर नहीं बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखवाया था कि आज जो हम पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि सर ठोस द्रव विलयन पढ़ेंगे, ठोस द्रव विलयन पढ़ेंगे। यानी कि सर विलायक में द्रव विलायक में ठोस को मिलाया जाएगा। अभी तक दोनों द्रव थे तो दोनों का वाष्प आया था। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताना, कमेंट करना, क्या पानी और बालू को गर्म करेंगे तो क्या बालू का भाप बनेगा? अरे बोलो यार, क्या बालू जो है भाप बन के उड़ेगी? सर बिल्कुल नहीं, ये एक अवाष्पशील पदार्थ है तो इसका भाप नहीं बनेगा। सर जो भाप बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका बनेगा सर? पानी का ही बनेगा। पानी की ही वाष्प बनेगी। अगर पानी का ही वाष्प बनेगा तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा, जो वाष्पदाब आएगा, वो किसका आएगा सर? बोलो सर, वाष्पदाब भी पानी का ही आएगा। वाष्पदाब भी पानी का आएगा, इसका ठोस का यानी कि बालू का नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, बोलो यार। एक चीज़ और जान लो मेरे बच्चे ध्यान से देखना। यहाँ पे जब हम प्रेशर देख रहे थे, वाष्पदाब देख रहे थे, तो जो हमारा वाष्पदाब था वो द्रव ए का भी था, द्रव बी का भी था, यानी कि पी ए भी था, पी बी भी था। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए का ही, मतलब द्रव का ही, पानी का ही है, बालू का नहीं। अगर हम पानी को ए मान लें और इसको बालू को बी मान लें तो यहाँ पे जो वाष्पदाब आएगा वो सर ए का ही आएगा, बी का नहीं आएगा, क्योंकि बी जो है अवाष्पशील है। इतनी बात सब लोग समझते हो। अब एक चीज़ का और जवाब मुझे देना, सब लोग बताना। अगर मान लीजिए इस बर्तन में सिर्फ पानी अकेला है, क्या है बच्चे? पानी अकेला है। ठीक है, पानी अकेला है। पानी अकेले को अगर हम गर्म करेंगे तो इसका वाष्पदाब आएगा कुछ ना कुछ, तो इसको हम वाष्पदाब को क्या बोलेंगे? पी ए नॉट बोलेंगे। शुद्ध अवस्था में किसी द्रव का वाष्पदाब क्या होता है? पी ए नॉट से लिखते हैं। पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है सर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे बच्चे अगर किसी बर्तन में सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी अकेले गर्म कर रहे हो, तो उसका वाष्पदाब मान लीजिए कितना आया था? 50 एटीएम आया। ठीक है, हम मान लेते हैं 50 एटीएम आया, या 50 mmHg ले लो। क्या ले लो सर? 50 mmHg ले लो। ठीक है, मैं एक डाटा ले रहा हूँ अपने मन से, हाइपोथेटिकल। ठीक है, आपको समझाने के लिए। पानी अकेला था तो पानी का जो वाष्पदाब आया, यहाँ पे जो प्रेशर आया वो 50 एटीएम आया। मेरे भाई अगर इस पानी में तुम पत्थर डाल दिए, पत्थर का मतलब क्या है सर? वाष्पशील। सुनो भाई, मेरी बात सुनो। अगर आप इस बात को सही से सुन रहे हो, देख रहे हो, तो 100% आपको समझ में आएगा और 100% आप न्यूमेरिकल को लगा पाओगे। और बहुत से बच्चे इधर उधर परेशान रहते हैं, सही से देखते नहीं है, सही से पढ़ते नहीं हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। नहीं बेटा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको वीडियो को सही से देखनी पड़ेगी।
है ना, कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा। अगर कॉन्सेप्ट सीख गए तो सवाल कुछ भी आए लगा लोगे। रटना नहीं है भाई, केमिस्ट्री रटने से नहीं आती, समझने से आती है, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत बेवफा है, समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान देना इस बात को। तो मैंने पानी में पत्थर डाला, पत्थर क्या होता है सर, अवाष्पशील पदार्थ होता है, ठीक है। पत्थर का तो भाप बनेगा नहीं, लेकिन बेटा प्रभाव क्या पड़ेगा पता है, जैसे ही इस पानी में शुद्ध विलायक में हम पत्थर डालेंगे, अवाष्पशील विलेय डालेंगे, तो अब इसको अगर गर्म करेंगे तो जो पहले हमारा वाष्पदाब आता था अब वो वाष्पदाब नहीं आएगा, 50 से कम आएगा, मान लेते हैं 40 mm आएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कम होगा, ठीक है, इतना नहीं कम होगा लेकिन थोड़ा बहुत कम होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है मेरे बच्चे कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में या किसी भी विलयन में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है, जो भाप नहीं बनाते हैं, तो उसकी वजह से विलयन का वाष्पदाब क्या हो जाता है बच्चे, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जो वाष्पदाब में कमी आई है, विलयन के वाष्पदाब में कमी आई है, इसी को वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अवनमन, ठीक है। ये शब्द बहुत खास है आपके लिए, अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चे, जब किसी विलयन में, ठीक है, जब किसी विलयन में या जब किसी विलायक में, है ना, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्पदाब में जो कमी आती है, उसके वाष्पदाब में जो कमी आती है, उसी कमी को वाष्पदाब में अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब ही होता है सर कमी। क्या होता है सर, कमी, ठीक है। आई होप कि आप इस परिभाषा को, इस चीज़ को समझ पाए होंगे, इस टर्म को समझ पाए होंगे। अभी फार्मूला से चुटकी बजाएंगे सब समझ में आ जाएगा, तुम टेंशन न लो, डेरिवेशन बाएं हाथ का खेल है, ठीक है बच्चे। अब परिभाषा को समझते हैं, ठीक है। परिभाषा आपके सामने लिखा है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ें आपको समझना नहीं है, ठीक है, परिभाषा है, किताबी भाषा है, लेकिन मैंने जो समझाया आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया इसको समझिएगा। अब असली खेला यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ये असली खेला नहीं है, किताब की भाषा है। अब असली खेला यहाँ से शुरू होगा। असली खेला है क्या सर, एक्चुअल में ये है। देखो बेटा, अब सभी लोग कंसंट्रेट होकर नजरें स्क्रीन पे ही रखना। मान लीजिए बच्चे आपके सामने एक बर्तन है, ठीक है। फिर से सर वही बर्तन, हाँ तुम देखो तो सही, ये बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में आपका द्रव है, क्या है सर, एक वाष्पशील द्रव है, द्रव है, ठीक है। द्रव क्या है सर, विलायक है, ठीक है। द्रव विलायक है और ये कैसा है सर, वाष्पशील है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। और इसमें हम एक अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं सर, इस विलायक में हम क्या मिलाते हैं, एक अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है, ठीक है सर। मेरे बच्चे अब तुम मुझे बताना, यहाँ पे जो वाष्पदाब आएगा सर, ये विलयन का होगा क्योंकि विलेय और विलायक दोनों मिला दिया। भले इसका वाष्पदाब ना आए, लेकिन ये किसका वाष्पदाब होगा सर, विलयन का। जैसे मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, याद है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेटा पिछले में, यहाँ पे जो वाष्पदाब आया था पीटी क्या था सर, पीटी कुल वाष्पदाब था, ए का भी था बी का भी था, यानी कि पीटी क्या है सर, विलयन का वाष्पदाब था। पीटी क्या था सर इसमें, विलयन का वाष्पदाब, ठीक है, वाष्पदाब, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो वाष्पदाब आएगा, वाष्पदाब आएगा वो भी क्या होगा सर, पीटी होगा, कुल वाष्पदाब आएगा। लेकिन सर राउल्ट के पिछले नियम में, यानी कि द्रव वाले में भी पीटी लिखे थे, कुल वाष्पदाब, यहाँ पे पीएस लिख दें क्या, कुल वाष्पदाब को हमने क्या मान लिया सर, पीएस, ठीक है, क्योंकि सेम सेम ना हो फार्मूले में, इसलिए चलो मैंने बोल दिया पीएस। पीएस क्या है सर, विलयन का वाष्पदाब। क्या है सर, विलयन का वाष्पदाब। यानी कि यहाँ पे दोनों को गर्म करेंगे, अवाष्पशील विलेय को भी और वाष्पशील विलायक को भी गर्म करेंगे, तो हम मान लेते हैं इसका वाष्पदाब तो जीरो ही आएगा, लेकिन चलो हमने मान लिया कि कुछ भी होगा, कुछ तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दोनों का वाष्पदाब आएगा, भले इसका जीरो है, लेकिन बोल दिया क्या कि विलयन का ही वाष्पदाब आएगा, क्योंकि विलेय और विलायक को मिलाने पर विलयन ही बनेगा ना, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो वाष्पदाब आएगा वो विलयन का वाष्पदाब होगा, पीएस, ठीक है। लेकिन सर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या होगा, क्योंकि विलायक का भी तो वाष्पदाब आप बताए थे ना, पिछले वाले में हमने क्या बताया था सर, अगर ए हमारा विलेय है तो पी ए नॉट क्या है सर, सर विलेय का वाष्पदाब है शुद्ध अवस्था में, और पी बी नॉट क्या है सर, सर पी बी नॉट यहाँ पे आपने बताया था सर ये विलायक का वाष्पदाब है शुद्ध अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, यहाँ पे चेंज करके क्या बोलते हैं, जो विलायक होगा, जो विलायक होगा, जो वाष्पशील है,
जो विलायक होगा इसका वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब हम मानेंगे पी नॉट। क्या मानेंगे सर? पी नॉट। ठीक है बच्चे, क्या मानेंगे सर? पी नॉट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अब बेटा जरा ध्यान से देखना, तुम सभी लोग ध्यान से देखना, नोट करना यहाँ पे। पिछली क्लास में जो हमने फार्मूला बताया था राउल्ट वाला, पी टी बराबर पी ए नॉट एक्स ए प्लस में पी बी नॉट एक्स बी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बेटा यहाँ पे पी टी क्या था? कुल वाष्प दाब यानी कि विलयन का वाष्प दाब। अब हम पी टी की जगह पे क्या मान लिए हैं सर? पी एस मान लिए हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। पी ए नॉट क्या था? विलेय का वाष्प दाब, और यहाँ पर विलेय का वाष्प दाब क्या आएगा सर? सर जीरो आएगा। क्या आएगा सर? जीरो आएगा। सर विलेय का वाष्प दाब, सर विलेय का वाष्प दाब जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा सर? क्योंकि सर विलेय जो है अवाष्पशील है, और अवाष्पशील विलेय क्या होगा सर? जीरो होगा। यानी कि सर यहाँ पे हमारा जो पी ए नॉट है, पी ए नॉट क्या हो जाएगा सर? सर पी ए नॉट हमारा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? जीरो। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे जो है विलेय हमारा अवाष्पशील है। ठीक है सर। अब दोस्त यहाँ पे जो है पी टी की जगह पे क्या हो जाएगा सर? इस फार्मूले में पी टी की जगह पे सर हो जाएगा पी एस, क्योंकि सर आपने नया मान लिया, नया मानक मान लिया। ठीक है। और बेटा पी बी नॉट की जगह पे, पी बी नॉट क्या था सर? विलायक का वाष्प दाब था, और विलायक का वाष्प दाब आपने क्या माना है सर? पी नॉट माना है। ठीक है सर। मूल प्रभाज को वैसे ही रहने दो, मूल प्रभाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यक्स से यक्स भी रहेगा। ठीक है, उसको रहने दो। तो बेटा अगर हम नया फार्मूला बनाना चाहें अपना पी एस बराबर, अगर हम अपना नया फार्मूला बनाना चाहें पी एस बराबर, तो बेटा पी ए नॉट क्या हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवाष्पशील है, और गुणे में यक्स ए करेंगे, प्लस में पी बी नॉट की जगह पी नॉट हो जाएगा, पी बी नॉट की जगह क्या हो जाएगा सर? पी नॉट हो जाएगा, और एक्स बी हो जाएगा। गुणे में क्या हो जाएगा सर? एक्स बी। बेटा अगर हम सही सही लिखना चाहेंगे तो पी एस बराबर हमारा सूत्र क्या आएगा? ये तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। पी नॉट एक्स ए क्या आएगा सर? पी नॉट, सॉरी एक्स बी है ना, पी नॉट एक्स बी आएगा। ठीक है, हमारा ये फार्मूला आएगा। विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा सर? विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? पी एस इक्वल टू पी नॉट एक्स बी। अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलना चाहें, अगर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलना चाहें, तो मैंने बोला कि सर पी एस बराबर हमारा क्या आया सर? पी नॉट इंटू में एक्स बी। अगर आप कहें थोड़ा सा सपोर्ट करें तो मैं आपको बताऊं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक होता है। ठीक है, जिसको हम काई ए काई बी भी बोलते हैं। एक्स बी बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स ए आएगा, और इसमें हम अगर हम पुट कर दें तो क्या आएगा सर? पी नॉट 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए। पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? पी नॉट माइनस में पी नॉट एक्स ए। ठीक है बच्चे, ठीक है सर। इतनी दिक्कत, इतना समझने में किसी कोई समस्या है सर? नहीं सर। इसको हम थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको इधर लाऊँ, पी नॉट एक्स ए को इधर लाऊँ और इसको उधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यही पी नॉट एक्स ए इक्वल टू क्या हो गया? पी नॉट पी एस हो गया। ठीक है बच्चे, क्या इतना डेरिवेशन सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट कर दो यस सर। क्या सभी को इतना डेरिवेशन समझ में आया? मैंने जो भी बताया, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, समझने का प्रयास करिए। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। हमारा फाइनल फार्मूला है पी नॉट एक्स ए इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस। देखो पी नॉट माइनस पी एस बराबर क्या है? पी नॉट एक्स ए, पी नॉट एक्स ए। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। बेटा इस फार्मूले में जो पी नॉट और पी एस है, पी नॉट क्या है सर? विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस क्या है सर? विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है बच्चे, तो इस फार्मूले में हमेशा पी एस जो है बड़ा होगा। क्या होगा बच्चे? सॉरी, पी नॉट बड़ा होगा। पी नॉट क्या होगा सर? बड़ा होगा, और पी एस क्या होगा? छोटा होगा। हमेशा बड़ा होगा ठोस द्रव विलयन में। ठोस द्रव विलयन में पी नॉट हमेशा बड़ा होगा पी एस से। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे पी नॉट क्या है सर? सर पी नॉट विलायक का वाष्प दाब है। सर विलायक का वाष्प दाब है। और बच्चे अब तुम ध्यान से देखो, पी एस क्या है सर? विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब है। ठीक है मेरे भाई, तुम एक बात बताओ, मेरे भाई तुम एक बात बताओ, यहाँ पे देखो क्या लिखा था। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि जब पानी अकेला था, पानी अकेला था मतलब विलायक था, विलायक का वाष्प दाब कितना था? 50 था। लेकिन जैसे अवाष्पशील विलय यानी कि पत्थर मिला दिया तो वाष्प दाब घट गया कि नहीं घट गया? यानी कि विलयन का वाष्प दाब कम होता है और विलायक का वाष्प दाब क्या होता है सर?
ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है सर, इतनी बात हम जानते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा कब होगा सर? ठोस द्रव विलयन में, जब विलयन में एक पदार्थ अवाष्पशील हो। क्या हो दोस्त? एक पदार्थ क्या हो सर? अवाष्पशील हो। अब इसी कहानी को हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं और हम आपको एक चीज़ बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। जो पी नॉट माइनस पी एस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके सर? एक्स ए के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे? एक्स ए को, एक्स ए के। ठीक है बच्चे, हम कह सकते हैं कि जो पी नॉट माइनस पी एस है, ठीक है, जो पी नॉट माइनस पी एस है वो समानुपाते है एक्स ए के, यानी कि विलेय के मूल प्रभाज के। अगर विलेय का मूल प्रभाज बढ़ेगा तो हमारा पी नॉट माइनस पी एस भी क्या होगा सर? बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है सर? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चे, जो पी नॉट माइनस पी एस होता है, जो पी नॉट माइनस पी एस होता है, इसको हम विज्ञान की भाषा में, पढ़ी लिखी भाषा में क्या बोलेंगे? वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे बच्चे? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है भाई, पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में अवनमन। देखो ना यहाँ, देखो यहाँ हमारा फार्मूला यही आया था ना, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू में एक्स ए। अब हम यहीं पे पी नॉट माइनस पी एस को क्या बोल देंगे? वाष्प दाब में अवनमन बोल देंगे। ठीक है, एक टर्म दिया गया है। वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन का मतलब ये होता है कि जब किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कितने की कमी आई है। क्या बच्चे? कितने की कमी आई है। तो आपके सामने लिखा है अवाष्पशील विलेय मिलाने पर कितना वाष्प दाब में कमी हुई है। ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए तो उसका वाष्प दाब कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, इस बात को क्या बोलेंगे? इस बात को बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोलेंगे दोस्त? वाष्प दाब में अवनमन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे? पी नॉट माइनस पी एस से। अबे यही है ना जो फार्मूला तुम अभी प्रूव किए हो ना, यही है तुम्हारा वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, समझने का प्रयास करो थोड़ा सा। ठीक है बच्चे, ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा देखो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला दिया है पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू में एक्स है, यही फार्मूला भी हम पढ़े थे। ठीक है सर, यहीं पे हमने क्या बोल दिया? पी नॉट माइनस पी एस को हमने क्या बोल दिया सर? इसको हमने बोल दिया वाष्प दाब में अवनमन। क्या बोला सर? वाष्प दाब में अवनमन। इसका मतलब क्या है सर? किसी वाष्पशील विलायक में या वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कितना कमी हुई है, उसके वाष्प दाब में कितना कमी हुई है, इसको क्या बोल दिए सर? वाष्प दाब में अवनमन। अगर आपसे कोई बोल दे कि इसके, जब किसी, सुनना मेरी बात, फिर से सुनना, अगर आपसे ऐसे बोले कि जब किसी वाष्पशील द्रव में, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया तो उसके वाष्प दाब में कितना गुना कमी हुई, कितना कम नहीं हुआ, कितना गुना कम हुआ। अब कितना गुना कम हुआ तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं दोस्त? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो बेटा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला क्या होगा? यहाँ पे देखना, पी नॉट माइनस में पी एस। अगर मैं इसको यहाँ उठा लूँ पी नॉट को, उधर मैं क्या कर दूँ सर? उधर मैं सिर्फ लिख दूँ एक्स ए। ठीक है, एक्स ए लिख दूँ। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे पता है? इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, इसमें मैंने इसको यहाँ रख दिया, पी नॉट को इधर उठा लिया, तो यहाँ पे देखना बेटा जो आपका अनुपात निकला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट, इसको क्या बोलते हैं पता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में, वाष्प दाब, अबे क्या लिख दिया मैंने? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चे, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता क्या है कि जब हम किसी भी शुद्ध विलायक में या किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में कितना गुना कमी हुई है, वाष्प दाब में कितना गुना कमी हुई है, तो इस चीज़ को बोल देते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है बच्चे, तो बेटो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके सामने लिखा है कि जो पी नॉट माइनस पी एस होता है इसको क्या बोलते हैं सर? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। और बच्चे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर कितना गुना वाष्प दाब कम हुआ है, कितना गुना वाष्प दाब कम हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था। ठीक है, थोड़ा सा तुतरा गए हो। देखो अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैंने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया था तो हमारा वाष्प दाब 50 से 40 हो गया था। ठीक है, कितना कम हुआ?
तो वाष्प दाब में अवनमन है। मैं कह दूं कितना, 50 से 40 कितना गुना है, कितना गुना है, गुना गुना कितने टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब गणित की भाषा में बात किया जा रहा है। हाँ, कितना गुना बोल दिया जाएगा तो उसी को बोल देते हैं क्या, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और कितना कम हुआ है तो वाष्प दाब में अवनमन। सर समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं? तो बेटा ये फार्मूला जरूर याद रखना, किसका कौन सा फार्मूला है, ठीक है बच्चे? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, लेकिन हमारे काम का क्या है अब वो बताइए सर, हमको याद क्या रखना है जिससे हम न्यूमेरिकल लगा पाए, जिससे हम सवाल लगा पाए। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, काम की बात है आपकी, बहुत दिल की बात है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे सर? दिल की बात, ठीक है। दिल की बात है बेटा, संभाल के रखना। पहली बात क्या है सर? वाष्प दाब में अवनमन। बेटा अगर तुमसे पूछे वाष्प दाब में अवनमन का फार्मूला क्या होता है, तो मेरे बच्चे वाष्प दाब का अवनमन का फार्मूला ये होता है, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू में एक्स है, ठीक है, खत्म। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये वाला भी फार्मूला याद रखेंगे। अब देखो ये थोड़ा सा पावरफुल चीज़ है, ठीक है, एडवांस लेवल की चीज़ है, एडवांस लेवल की चीज़ है। यूपी बोर्ड में या हिंदी मीडियम के बोर्ड में भी इस तरह के सवाल नहीं आए हैं, लेकिन भविष्य में अगर आ जाए तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में इस तरह के सवाल आते हैं, जेई वगैरह में भी आते हैं। तो बेटा देखो, प्रतिशत में वाष्प दाब पूछे, किसमें पूछे सर? प्रतिशत में वाष्प दाब पूछे, कि जैसे देखो कितना वाष्प दाब कम हुआ तो हमने वाष्प दाब में अवनमन बोला, कितना गुना कम हुआ तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोला। अब कितना परसेंट कम हुआ तो परसेंट में कम हुआ, सूत्र ये है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू में क्या कर देंगे 100। परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग 100 का गुना करते हैं, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छे से नोट करेंगे और पढ़ेंगे भी। अब आपके मन में सवाल आएगा सर इतनी बात तो बहुत अच्छे समझा दिए, लेकिन सर एक बात बताइए, अगर इस टॉपिक के ऊपर वाष्प दाब में अवनमन या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के ऊपर न्यूमेरिकल लगाना होगा तो हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात आप हमको बता दीजिए कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो बेटा न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए आपको मैं तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ सर? तरीका। बेटा देखो तरीका क्या है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको समझ में आएगा। बेटा सवाल जो पूछेगा आपके पेपर में वो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पूछेगा। किससे पूछेगा सर? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पूछेगा, इससे पूछेगा, ज़्यादातर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पूछता है। तो हमारा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला क्या होता है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू एक्स है, यानी कि काई है, ठीक है बेटा, यही है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इक्वल टू काई है। अब इस फार्मूले से अगर हम सवाल लगाने चलेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कठिनाई होती है, कैलकुलेशन बहुत भारी हो जाती है। क्या हो जाती है सर? जो कैलकुलेशन होती है ना, जो हमारी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, यानी कि जो गुणा भाग होता है वो बहुत भारी हो जाता है। और हमारे पास जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं ये गुणा भाग इतना करना नहीं जानते, यानी कि कुछ बायोलॉजी के भी होंगे, कुछ मैथ के भी होंगे। मैथ वाले तो कहेंगे हम सर फाड़ देंगे, सिस्टम ही फाड़ देंगे, लेकिन बायो वाले कहेंगे अरे सर थोड़ा सा। तो बायो वाले कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करना कि सर ऐसे कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा देखो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम फार्मूले को थोड़ा सा और अच्छे से डेरिवेशन करते हैं फार्मूले का, तो थोड़ा सा आसान बना देते हैं। देखो हमारा फार्मूला ये है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फार्मूला ये है। अगर आप लोग कहें तो मैं इसको थोड़ा सा आसान बना दूं। कैसे आसान बनाना है बेटा? देखो पी नॉट, थोड़ा सा गणित का प्रयोग करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब तुम लोग बताओ क्या इतनी बात समझ पाए मैंने क्यों लिखा इसको? सर आपने इसको इसलिए लिखा क्योंकि सर एक्स ए क्या होता है? मूल प्रभाज। ए क्या है सर? विलेय है, और बी क्या है? विलायक है। तो हम लोग अगर मूल प्रभाज निकालेंगे तो ए के मोल बटे में कुल मोल, ए के भी मोल और बी के भी मोल, ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे समझ रहे हैं। अब बेटा अगर आप कहें तो इन दोनों चीज़ों को हम पलट दें, अगर पलट के लिखेंगे तो पी नॉट, कलर चेंज कर दें क्या? अगर पलट के लिखेंगे तो पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस। अब भाई जो काम करेंगे दोनों साइड करेंगे, बोथ साइड है ना, एन ए प्लस एन बी अपॉन क्या कर देंगे सर? एन ए। एन ए क्या है सर? विलेय के मोल, एन बी क्या है? विलायक के मोल, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। बेटा 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 अब तुम मुझे बताओ, थोड़ा सा अगर तुम गणित जानते हो तो इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते? काहे नहीं लिख सकते सर? इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 प्लस एन बी अपॉन एन ए। सोच के बताओ, आपके पास समय है, 1 मिनट का समय है, सभी लोग सोच के बताओ। अरे बाप रे,
काफ़ी सारी लाइट लगी होती है ना, इस पर पैर पड़ गया भाई। सोच के बताओ, तब तक मैं मोबाइल देख लेता हूँ, ठीक है। सोच के बताओ, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या ऐसे? सोच समझ के बताना, ठीक है भाई। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? सभी लोग कमेंट करो भाई, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? फटाक से कमेंट करो, ठीक है भाई। समय है, काहे बताएं, तुम जान जाओगे तो। बेटा इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से? इस तरह से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है सर। अब एक गणित है ना, थोड़ा सा लगा लेना। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। पी नॉट अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, अब बेटा बताना, अच्छे से बताना, ठीक है। ये है। अब ऐसा करते हैं ना, वन को हम इधर उठा लेते हैं, वन को हम इधर उठा लेते हैं। इक्वल टू क्या कर सकते हैं? एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। एन बी अपॉन क्या कर देंगे सर? एन ए, ठीक है। ठीक है सर, इतना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अभी क्या हो रहा है? एन ए, ठीक है। अब बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस में पी नॉट, अब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में पी एस हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर हमको जो दिखाई दे रहा है वो आपको भी दिखाई दे रहा है, ये कट जाएगा तो क्या आएगा सर? पी एस अपॉन में पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है बच्चे, ठीक है सर। अब इसको हम जैसे पलटे थे पहले ना, यहाँ पे देखो मैंने कलर चेंज किया, यहाँ हमने पलटा था इसको, अब इसको वैसे ही फिर से पलट देंगे, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही कर देंगे। अरे सर ये क्या चल रहा है, देखना, फिर से पलट कर रखेंगे तो आएगा सर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन, सॉरी एन ए अपॉन एन बी, ठीक है सर। आएगा एन ए अपॉन एन बी। ये हमारा नया फार्मूला आया। तो जब भी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे फार्मूला। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन बहुत हद तक आसान हो जाएगी। अब एनसीईआरटी में इसी फार्मूले को इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार से लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि गलत लिखा है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन अब आप इसको भी गलत नहीं कर सकते क्योंकि मैंने मैथ लगा के लिखा है, गणित का प्रयोग करके आपके सामने लिखा है। तो ये फार्मूला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस फार्मूले का यूज करना है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इस फार्मूले में कहाँ पे क्या है सर? पी नॉट जो है विलायक का वाष्प दाब है, पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, ठीक है। एन ए क्या है? विलेय के मोल हैं, और एन बी क्या है सर? विलायक के मोल हैं, ठीक है बच्चे। इतनी बात आप जरूर से जरूर याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी सवाल को लगाने में। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं इसको आसान बना दूं। हमारे सभी बच्चे बहुत ही स्मार्ट बच्चे हैं और स्मार्ट तरीके से इस सवाल को लगा पाएंगे, ठीक है बच्चे। अब वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए मैं एक सवाल भी लेकर आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग इस सवाल को पढ़ें और इस सवाल को लगाया जाए, फिर अलविदा लिया जाए, मतलब फिर क्लास को ख़त्म किया जाए, ठीक है बच्चे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनानी है क्योंकि बच्चे वीडियो को लाइक करते नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हैं, प्यार सपोर्ट बनाते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा मन डीमोटिवेट हो जाता है कभी कभी, ठीक है बच्चे। तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए, मतलब प्यार बढ़ाते रहिए अपना, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। सवाल को पढ़िएगा इसी संदर्भ में, नहीं तो बातें होती रहेंगी, है ना। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब मतलब सर पी नॉट, साफ साफ बोला है, विलायक मतलब पी नॉट 0.416 बार, ठीक है। जो दिया है वो लिख लो। फिर बोला 0.5 ग्राम आवाष्पशील विद्युत अम्ल ठोस को मिलाने पर, यानी कि विलेय का भार भी दिया है सवाल में आपको। सर विलेय का भार या द्रव्यमान कितना दिया है सर? सर दिया है 0.5 ग्राम, ठीक है। जो दिया है वो लिखना है, सीधी सी बात है। उसके बाद सवाल को सोचेंगे। 42 ग्राम विलायक में, यानी कि विलायक का भार दिया है आपको, विलायक का भार जो है 42 ग्राम दिया है। और मेरे बच्चे अगर तुम सवाल को ध्यान से देखो तो विलायक का अणुभार भी दिया है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, विलायक का अणुभार कितना दिया है बच्चे? विलायक का अणुभार 84 दिया है, 84 ग्राम पर मोल दिया है। घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, यानी कि विलयन का वाष्प दाब क्या दिया सर? विलयन का मतलब पीएस, पीएस कितना दिया है सर? 0.414 बार दिया है, ठीक है। सवाल में पूछा क्या गया है? ठोस के मोलर द्रव्यमान, यानी कि विलेय का अणुभार पूछा है, ठीक है। विलेय का अणुभार पूछा है। सवाल बहुत आसान है,
कुछ नहीं है, जो जो दिया था मैंने वो लिख दिया है, जो कहा है वो मैंने बोल दिया है। अब सवाल को हम लोग लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चे, ठीक है सर, आराम से लगा लेंगे। आप लोग अब लगा लेंगे ना। देखो बेटा, सवाल को मैं समझाता हूँ लगाना कैसे है, और मैं कैसे बताऊँ तुमको, कहाँ पे बताऊँ। ठीक है बेटा, देखो इसको मैं कॉपी कर दूँ। चलो मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, 2 बार। देखो ये यहाँ है, यहाँ भी है, 2 बार है। तो चलो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, जो जो दिया है मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। अब बेटा देखो सवाल में जो है ना, लगाना कैसे है, ध्यान से देखना। सवाल को लगाना कुछ ऐसे है बेटा। आपको भी मैंने फार्मूला क्या बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। क्या यही फार्मूला आपने भी देखा था? सर हमने यही फार्मूला देखा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है सर, सवाल देखो लिखा है, अब यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिख के मिटा दिया, ये है। ठीक है बच्चे, अब बेटा देखो सवाल में पी नॉट क्या थी। अब देखो एन ए क्या है, विलेय के मोल। और बेटा एन ए बराबर क्या होता है, अगर एन ए तुम्हें निकालना होगा तो बेटा, अगर तुम्हें एन ए निकालना होगा तो तुम क्या लिखोगे, भार बटे अणु भार, मतलब विलेय के भार, विलेय का भार बटे में विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। बेटा विलेय का भार हम चलो मान लेते हैं शॉर्टकट में डब्ल्यू ए, और विलेय का अणु भार मान लेते हैं एम ए। ठीक है, इसी तरह हम एन बी बराबर क्या मान लेंगे सर, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ठीक है बेटा, आपको निकालना क्या है सर, एम ए निकालना है। ठीक है, अब बेटा देखना, ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू भैया, ये क्या हो रहा है। तो बेटा देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है अभी लिख लेना। ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी एस इज इक्वल टू एन ए, एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन में एम बी अपॉन में क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। बेटा आपको सवाल में सब कुछ दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, सिर्फ ये पूछा है, एम बी पूछा है। ठीक है, ये वाला एम बी पूछा है। सॉरी यहाँ पे एम ए होगा ना, विलेय का है तो यहाँ पे एम ए करेंगे। सॉरी, फिर से मैं लिख दूँ क्या, कन्फ्यूजन ना हो तो मैं फिर से लिख दूँ, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। ठीक है, एम ए अपॉन में डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी। ठीक है बच्चे, अब बेटा देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है सर, पी नॉट की वैल्यू 0.416 दिया है सर, 0.416 दिया है। माइनस में पी एस की वैल्यू कितना दिया है सर, सवाल में यही पढ़ लीजिए ना, पी एस की वैल्यू दिया है 0.414 अपॉन में पी एस फिर से 0.414 इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए कितना दिया बच्चे, विलेय का भार आपको सवाल में दिया है 0.5, तो 0.5 कर दीजिएगा। और विलेय का अणु भार आपको निकालना है, यानी कि एम ए निकालना है। और विलायक का भार कितना दिया है सर, 42 ग्राम दिया है। और अणु भार कितना दिया है सर, 84 दिया है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो आप यहाँ से एम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू पुट कर दिया है मैंने। अब आपको कैलकुलेशन करना है, गुणा भाग करना है। ये आपका काम है प्यारे बच्चे, कि आप फाइनल कैलकुलेशन करके इसका उत्तर कमेंट में करें। मम्मी के सामने सब लोग इसका उत्तर जो भी है गलत सही कमेंट में जरूर करेंगे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो। ठीक है बच्चे, क्योंकि आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो, ना ही कमेंट करते हो, तो गलत बात है। चुप्पे चुप्पे नहीं पढ़ना है, कमेंट करना। ठीक है बच्चे, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, है ना। अगर समझ में आया है तो आपको मैं कहना चाहूँगा एक चीज़, कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जो है जुड़ जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है टेलीग्राम का। कमेंट करिए प्यारा सा, लाइक शेयर करिए, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए। और दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चे, आप पढ़ते रहिए, हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।